माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीटों पे चले जाएं। माननीय सदस्यों से आग्रह है सीटों पे चले जाएं। मैंने आपके विपक्ष के नेताओं को चैम्बर में बातचीत के लिए बुलाया। लगता है आप नहीं आए। इसका लगा आपको बातचीत करने या सदन चलाने में कोई रुचि नहीं है। जब रुचि नहीं है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आपने सदन की मर्यादा होती है। कोई भी डेटा होता है। चैम्बर में आके बात करते हैं। मैंने आपको बुलवाया, आप लोग नहीं आए। इसमें मैं नहीं आए रुचि नहीं है। फिर अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी सीटों पे जाइए और भाग लें। मैंने बुलाया ना। जब अध्यक्ष ने बुलाया अध्यक्ष ने बुलाया। आपको सचेत बुलाने आए, तब भी आप नहीं आए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि विनियोग लेखे श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा रीक्षक के प्रतिवेदन लेखे खंड 2 वर्ष 2023-24 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखती हूँ। श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्तीय नियम विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूँ। श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किए गए उल्लेख के अनुसार प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूँ। वार्षिक प्रतिवेदन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति से कार्य किए गए उल्लेख के अनुसार 03 वार्षिक प्रतिवेदन की मेज पर रखता हूँ। समिति के वेतन के स्थापन श्री केशव चौधरी। पूरा हो जाए। अनुमति से पिछड़े कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के चिकित्सा विभाग से संबंधित पंचम प्रतिवेदन परिपालनात्मक प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। याचिका का उपस्थापन श्री छगन पुरोहित। श्री हंसराज मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधानसभा सपोर्ट में काली से नदी से पानी लिफ्ट कर भूमेंद्र सागर से डाबरा बांध में चम्बल नदी का पानी में एक याचिका का उपस्थापन करता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और राज्य सरकार से उत्तर डॉक्टर यशवंत सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, ये जो तमाशा और भ्रष्टाचार को छुपाने का इनका तरीका है। जब से मुख्यमंत्री बदलने हैं तो शायद आज तक के इतिहास में सरकार ने 8-10 महीने हुए अपना पिछला बजट पेश हुए और इतने कम समय में इतनी बड़ी कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे कांग्रेस के लोग हिलेंगे, बातें उठेंगी, खुलेगी
इनके भ्रष्टाचार के कारण में आएंगे। मैं अपने ही कह सकता हूँ कि अभी माननीय रोजाना मदन दिलावर जी को कोसते हैं और डोटासरा जी इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है दिलावर जी से। शिक्षा मंत्री जिन्होंने 1,54,000 लोगों को सूर्य नमस्कार करके पूरे के अंदर स्थान किया है। ये होते शिक्षा मंत्री दे रहे। एक शिक्षा मंत्री आप थे जो गहलोत जी के सामने मीटिंग में और शिक्षकों की मीटिंग के अंदर और जब मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आपको इस तरह पैसे तो नहीं लिए जाते, तो शिक्षा मंत्री के सामने ही सारे शिक्षक में कहा साहब बिना पैसे तो होता ही नहीं है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से बात किसी शिक्षा में हो नहीं सकती। इससे ज्यादा गर्मी की कोई बात हो नहीं सकती। ये सबसे शर्मी की बात है। सुनने की बात है। एक तरफ शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा लो, तब आपके मुख्यमंत्री ने पूछा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेकर नहीं करता है, तो खुले दिल से सारे एक तरफ शिक्षा मंत्री है जिन्होंने वर्ल्ड में राजस्थान का गौरव बढ़ाया और सूर्य नमस्कार के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया। सीखो कुछ, अगर सीख तो उसमें आए हुए होशमाओ बेगानी शादी में दीवाना। आपके जो कर्मों है वो जनता दे चुकी है। इससे ज्यादा क्या मिलेगा बैठे हुए हो। ऐसा एक नहीं था, ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमारे विपक्ष के नेता जो अलवर से आते हैं, इनसे पूछे कि कितनी जमीनों के घोटाले हुए, कितने हजार जमीन बाद में कैंसिल हुई है। शायद ऐसा ढाणी था जिसमें आपके घोटाले नहीं थी। इससे फिर बाई इलेक्शन हुए, आप चिल्ला कहते थे कि भजनलाल जी की एक भी सीट नहीं, बीजेपी की सीट नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी सरकार जो काम करती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल साथ मिलकर के काम करते हित में काम करते हैं। आज जब आपने देखा कि भजनलाल जी किसान के अंदर किसान बलजीत की बात करने वाले जैसा है वैसा ही करता है। जो मुस्के थे वही करम जी करे, इसलिए उनको बहुत याद आता है। जैसा वैसा ही बलजीत की औकात नहीं और इनकी कुछ कर जाए। पर ठीक सुना है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जैसा व्यक्ति को चुना जो हर क्षेत्र में लिपटा और हमने चुनाव ठीक कर दी थी। आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जगह को चुनो, जिसमें महकमे को चुनो, उसी ने बड़े घोटाले किए। अब आप ताज्जुब करिए कि जो मंत्री आज भजनलाल जी को तय करने किसान को दिन में बिजली 2000 की घोषणा कर दी। नौजवानों नौकरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, गरीबों के विकास कर रहे हैं। तो ये तय है कि आपके पेट होना तय है। आपके पेट होना तय है। आप कुछ करते नहीं। तो आपने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के
जी की जो शैली है एक बात याद कर लेना या तो भजन लाल जी के भजन पक्षियों शुरू कर दो वरना तो अगले नक्शे में भी नहीं मिलोगे कि जैसा दिल्ली बाहर होने जा रहा है। दिल्ली के में जो होने जा रही है आप दो सीटें लेने लायक नहीं है। राजस्थान इतने मुख्यमंत्री चुनाव हुए भजन लाल जी के समय में जो राजस्थान जल्दी किया और जिसके अंदर 45 लाख रुपए का निवेश की बात हुई है ये अपने आप में अभूतपूर्व सफलता है। इससे ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती। इसी तरह जब हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान विकास पकड़ेगा। राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो आपसे ये सब चीजें देखी नहीं जा रही। आप देख भी नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव माइंड होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को अस्तित्व बचाने के लिए भजन लाल जी के भजन करना शुरू कर दो। इसी से तुम्हारी दुर्गति बच सकती है। माननीय हमारे विपक्ष के नेता से मैं बात करना चाहता हूँ कि अलवर के अंदर कोई एक बात बता दो कितनी जमीनें हड़पी, कितनी जमीनों पे कब्जे हुए, कितनी माइनिंग एरिया पे कब्जा हुआ और आखिर में पड़ी। तो आपकी कहीं कुछ तो है नहीं। तो इस तरह से ऐसी हरकतें करना बेकार है। रही बात जनता चाहती थी हमारा इलाका तो खासकर जहाँ पर दूर तक नजर नहीं लगता हमारे यहाँ भी कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारे इलाकों को दे सकती है। एक कल्पना नीति के सोचते थे प्रभु ऐसा कोई चमत्कार करो। माननीय वसुंधरा जी ने ये बात समझा कि बिना कैनाल लोगों का गुजारा नहीं हो सकता का पानी नहीं मिल सकता, सिंचाई का नहीं मिल सकता। तो उन्होंने ईस्टर्न कैनाल की जो रचना रची और उसको लोगों ने 5 साल तक जो बर्बाद किया 5 साल तक जो आपने तबाह किया इधर उधर की बातें रहे। आप नहीं चाहते थे कि इलाकों को अच्छा नहीं चाहते थे कि किसान बढ़े नहीं चाहते थे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। तो आप लोगों ने पूरे 5 साल बेकार कर दिए। और मान लिए भजन लाल जी आए आते ही पूरे 10 महीने नहीं हुए। आप देखिए कितनी जल्दी दुनिया का मंत्री इतनी जल्दी दुनिया का मंत्री इतना बड़ा नहीं कर सकता जो भजन लाल जी ने किया। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कोई डेढ़ो ना किरोड़ी सक्षम अपनी बात कह सकते हैं। ये तो हाउस के मेंबर नहीं है। पर ये हमारे घोटाले से पहले इस्तीफा दो तब तो कोई जम जाए। यार प्रमाणिक चीजें आपका मुख्यमंत्री कह रहा है जो लोग पार्टी में खड़े हुए हैं और उसमें मुख्यमंत्री कह रहा है 10 करोड़ रुपए लेके चले गए। इससे बड़ा क्या कर सकता है। अब तो कुछ शर्म तो कर लो। कहीं तो शर्म आनी चाहिए। आपसे निवेदन करता हूँ कि जितना आपने किरोड़ी की बात सुनेंगे जब आप भ्रष्टाचारी लोग बैठ जाएंगे। आपके अंदर कुछ सीखो कि किस बात बचा रहे और अल्लाह चालो ये भजन लाल जो कार्य क्षेत्र है काम करने का तरीका है जो भजन सोचते हैं जो भजन जनता काम करते हैं उसके सामने कांग्रेस की चीज नहीं मिलेगी। कांग्रेस का ये लगेगा कि कहीं दुनिया में कांग्रेस है। कांग्रेस को ढूंढा भी नहीं मिलेगा। आप जो इस्तीफा कर रहे हो ना सारी जमानत नहीं बचने वाली ढूंढते फिरोगे तुम ऐसा इस्तीफा हो जाएगा कि आगे लाश ही नहीं बचोगे। इसलिए
डोटासरा जी अपने डोटासरा जी अपने जैसे मत सिखाओ। बोला साहब पाँच छह सीटों में से सारी सीटें कांग्रेस की आएगी। ये तो गलती से जीत गए। जमानत भी नहीं बची। इससे दुर्गति क्या होगी? कुछ तो शर्म कर लो। और देखो ये गिरोड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? ये डोटासरा जूली की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं गिरोड़ी हमारी खोल दे। बीजेपी मंत्री पार्टी करेगी जो बीच में आगे। कुछ तो शर्म रखो। खाली चिल्लाने से इतनी ऐसी सरकार धारीवाल जी इस बार तो भजन का मतलब है मानिए 20 सोची जाएगी। जो दिनर जनता के हित में जी रहा है, सोच रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के लिए काम कर रहा है, भविष्य के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। ऐसे इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। अरे भ्रष्टाचार तो शर्म कर लो। कुछ तो शर्म रखो। कहीं शर्म रखो। कुछ तो शर्म करो। हर रग में भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। इसलिए बलजीत अलग बात है। यार लागे नहीं। और मैं देसी भाषा कुछ बोल दूंगा तो अंशुद्धि हो जाएगी। चोर मोशेरा जो चोर है वो डोटासरा बलजीत। एक सिक्के के दो पहलू है। हर क्षेत्र में यार मेरे ख्याल से जिंदगी में ऐसी मैंने नहीं देखी कि जो पूरा मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा चोर है। इससे बड़ा नहीं मिल सकता। आपको तो विपक्ष में बैठा दिया। इससे नहीं मिल सकता। अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाए। गहलोत जी खुद आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी चिल्ला के कह रहे सचिन पढ़ा लिखा व्यक्ति था और कह रहे मेरे साथ में ले गया। इससे ज्यादा की बात क्या हो गया सुन ले साहब चलेगी। तुम्हें नजर सामने भजन जी का पैसा चढ़ गया दिमाग में। भजन जी का पैसा चढ़ गया दिमाग में कि जो मुख्यमंत्री 10 महीने में कर सकता है वो 5 साल में तो तुम्हें इसलिए आपको 5 साल देगा। बात सुन लो। हम सरकार चलेगी और भजन का डंडा भजन जी का राज तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम किसी दीन दुनिया के लिए नहीं रहोगे। इसलिए जी पंडित जी से दूर होकर बैठ जाओ। कुछ करा रहे हो। अब मेरा से जाएगा। हो गया आपका माननीय सदस्य हरिमान जी
85 साल के हमारे इस स्तर पर आगे क्या कि जो मंत्री पूरे राजस्थान को एक विकास दे रहा है, जो 24 घंटे राजस्थान के बारे में सोचता है और जान पूछ के आज किरोड़ी की बात कर रहे हैं। अरे हरिमोहन जी को सही तो देंगे राजस्थान की जनता का सपना था जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार के समय राजनीतिक लाभ के लिए अच्छी मानसिकता होने के कारण इसके नेता होने के कारण इस प्रोजेक्ट को हटा दिया। पर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कोटि कि आपकी जो सोच है, आपकी जो विकास देना चाहते हो कि आपने जो सेतु परियोजना के रूप में धरातल पर करने की दिशा में मजबूत पहल की है। मैं माननीय धारीवाल से कहूँगा कि आपकी धारीवाल बैठ जाओ। माननीय सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करें। माननीय सदस्य सीधा अध्यक्ष से बात करें। इस परियोजना के सामने से खुशहाली के लिए नए की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान सरकार के 17 जिलों में 4 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 3 करोड़ से अधिक की पेयजल योजना में 12,000 रुपए से अधिक के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का शुभारंभ किया। इसे कहते हैं मुख्यमंत्री काम करने वाला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस योजना में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान किया, जिसमें जल सेतु योजना पार्वती काली सिंध और चंबल के जल को किया गया। हमारी सरकार पर काम करने पे और जनता के हित को राहत देने पे विश्वास करती है। जल जीवन मिशन के रूप में विगत कांग्रेस सरकार को हर घर तक पहुंचाना था। सुनहरी मौका मिला था। केंद्र सरकार बजट आ रहा था, पर आपकी भ्रष्टाचार की नीति ने लोगों को नहीं देखा, लोगों को पैसा मार दिया। पर जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार की गोद में चढ़ गया, जो आज ईडी तक उसके अंदर अपना कदम उठाना पड़ रहा है। बैठ जाओ, ठीक रहे। वाइंड अप करो। माननीय आपके अलवर में क्या हुआ? उसमें किसका भ्रष्टाचार में बता दो। माननीय सदस्य वाइंड अप जो जमीनों के घोटाले हुए। अगला टाइम हो गया। एक मिनट बस। जल जीवन मिशन के रूप में इनको मौका मिला। इन्होंने भ्रष्टाचार में हो दिए और हम आपको जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने समझ लो कि आपको सद्बुद्धि की जरूरत है। अगले मंदिर में बैठ के बचेगी नहीं। हो गया। धन्यवाद। श्रीमान के अंदर गंदी बजवा के रहेंगे। कराने के लिए किसान में सर लेके जाएंगे। धन्यवाद। जितेंद्र गोदवाल। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राम का गुणगान, माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का गुणगान करने वाले लोग काश रामायण से राम से कुछ प्रेरणा लेते। जिस उम्मीद से जिस सपनों के साथ जनता ने इन्हें सदन में भेजा है, इस विवाद में अपने क्षेत्र की बात कहते तो मुझे लगता है कि जनता इनको धन्यवाद देती। लेकिन फिर भी
पिछले दिनों जनता ने सबक सिखाने का प्रयास भी किया। जो उपचुनाव के परिणाम आए उस परिणाम में जनता ने आईना दिखाने का काम किया। उसके बाद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझने में फर्क रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में हमारे राजस्थान का विजन रखा और उस विजन में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो दृढ़ निश्चय के साथ जिन सपनों के साथ जिस उम्मीद के साथ राजस्थान के लोगों के सपने पूरे करने का प्रयास किया, उस पर मैं अपनी बात करता हूं। तूफान भी अक्सर वहां हार जाते हैं, कश्तियां अपनी जिद पर हार जाती है। इसी जिद के साथ भजनलाल जी ने संकल्प लिया है कि राजस्थान के चौमुखी विकास को अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए राजस्थान के हर युवा को रोजगार, हर जिसके आवास नहीं है उनका आवास, जहां पर गेहूं नहीं पहुंचता उसके लिए पोर्टल खोलकर गेहूं पहुंचाने की बात भी करी। और विशेष तौर पर इन एक सालों के अंदर उन्होंने जो निर्णय लिए उसमें मैं धन्यवाद देता हूं कि पेपर लीक जैसे जो इन्होंने लगातार पेपर लीक कराए थे, उस पेपर में इतना बड़ा निर्णय लेकर 200 लोगों को जेल के पीछे भेजा। ये बहुत बड़ा प्रशंसा करने वाला कार्य था। मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर एक बड़ा इतिहास बनाया। ये लोग बार कहते हैं कि राजस्थान के अंदर कितने MOU हुए। मैं तो एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग राजस्थान के बहाने से भ्रष्टाचार करना चाहते हो, आप लोग जेब भरना चाहते हैं। इसलिए लास्ट के अंदर राजस्थान करते हैं ताकि जनता को दिखाने का और वोट बटोरने के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन भजनलाल जी ने राजस्थान पहले वर्ष में कर ये साबित कर दिया ये राजस्थान की जनता के लिए है, राजस्थान के विकास के लिए है, राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए। पहले वर्ष के अंदर उन्होंने राजस्थान कार्यक्रम करके ये एहसास दिला दिया कि राजस्थान के माध्यम से खाने वाली सरकार नहीं है, राजस्थान के नाम पर राजस्थान का भला करने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की हम बात करते हैं। ये बार कहते हैं कितना रोजगार दिया, क्या किया युवाओं के लिए। मैं राजस्थान की सरकार के पिछली सरकारों लेकर आया हूं। 2019 में 38,431 लोगों को नौकरी दी। 20 में लगभग इतने लोगों को नौकरी दी। 21 में 16,000 लोगों को नौकरी दी। कुल मिला के 80,000 लोगों ने नौकरी दी। और हमने पिछले एक सालों के अंदर 59,236 लोगों को नौकरी दी। ये भजनलाल सरकार का काम है। ये विजन हमने सदन के अंदर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि 1,72,000 लोगों की वैकेंसी हमने ओपन की और आने वाले 6 महीने में हम 2,32,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये राजस्थान की भजनलाल सरकार का विजन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची की बात चल रही है। पिछली सरकार में कुछ किस्से याद दिलाना चाहता हूं। चाकसो से पूर्व विधायक वेद प्रसाद सोलंकी ने सरकार पर आरोप लगाया था मेरा फोन टेप हो रहा है और मेरे साथ 9 लोगों का फोन हो रहा है। भूल गए उस बात को जो एविडेंस के साथ उन्होंने सदन के अंदर रखा था। माननीय सभापति महोदय, इनके मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा ने
पब्लिक के अंदर पेन ड्राइव सामने रख कर ये कहा ये वो पेन ड्राइव है जिसमें सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों के फोन करा गहलोत जी ने पूरी 5 साल के अंदर राजस्थान के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। वो फोन टेप कराने की बात करते हैं, हम तो एविडेंस के साथ बात करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लोकेश शर्मा जी ने जब पेन ड्राइव सामने रखी तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने उनको फोन कर चुप कराने का काम किया और ये उसकी बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय ये बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की। माननीय सदस्य ने कल बहुत सारे किस्से सुनाए कि इन एक सालों के अंदर क्या हुआ। मैं कुछ घटनाएं आपके सामने दिलाना चाहता हूं। थाना की घटना। माननीय सभापति महोदय कांग्रेस के भरतपुर के अंदर 6 सिपाहियों की मौजूदगी में एक गैंगस्टर को पुलिस के हाथों से छुड़ा कर ले जाती है। ये कांग्रेस की सरकार की घटनाएं हैं। माननीय सभापति महोदय उदयपुर कन्हैया टेलर ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान की पिछली सरकार ने राजस्थान को कैसा शासन दिया। ये इस बात को दर्शाता है। जयपुर के अंदर शास्त्री नगर की घटना, एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और अशोक गहलोत की सरकार के अंदर उसके एफआईआर कराने के लिए हमें धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कमल सिंह की घटना 12 जिले की जिसके अंदर फरीद अहमद हबीब इन सबों ने कमल सिंह को चाकू मारे और उसके एफआईआर कराने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन देना पड़ा, क्योंकि वो जो जाति विशेष के लोग थे वो इनके वोटर थे। अपने वोट बटारने के लिए इन लोगों ने उसकी एफआईआर नहीं होने दी। मैं मालपुरा की घटना को भी भूल नहीं सकता। मालपुरा के अंदर हिंदुओं के अत्याचार करने वाले उस व्यक्ति विशेष समुदाय के लोगों को संरक्षण दिया और हमारे जुलूस को उसमें से नहीं जाने दिया। हरीश जाटव मैं ऐसी जाति से आता हूँ। हरीश जाटव की घटना को भूला जा सकता, जिसमें मौलवी सिंह के माध्यम से उसकी हत्या हुई और उसके बाद कई वर्ष 1 साल तक लगातार हमने प्रदर्शन किए। तब हरीश जाटव के खिलाफ हरीश जाटव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। माननीय मैं आपका ध्यान 13 मई 2008 में सीरियल ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई उस समय की सरकार की थी 41 बार इनके सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में नहीं पहुंचे और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बात का एहसास चाहता हूं कि पिछली सरकार की जिम्मेदार थी। मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं। ये लोग आज न्याय की बात करते हैं। मुझे लगता है जब उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी घटना हुई थी जब सचिवालय के अंदर एक अलमारी के अंदर 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिलते हैं और 2 करोड़ 31 लाख 1 किलो सोना मिलता है। और पता लगता है वो सोना अशोक गहलोत ने रखाया था, उसके पुत्र गहलोत ने रखाया था। और ये पता लगता है कि इस पिछली सरकार ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। माननीय महोदय मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के समय जितने दलितों पर अत्याचार हुए वो भी एक बड़ा इतिहास बना। पूरे देश के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पर था, अव्वल था, जिसके अंदर महिला बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, दलितों के साथ बढ़ी। राजस्थान पूरे देश में 2 नंबर पर ये हमारे लिए होने वाली बात थी। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो बार बार ये कहती है
कि एक साल के अंदर क्या किया। 2022 के अंदर 3,12,732 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि हमारे कार्यकाल के अंदर एक साल के अंदर 2,98,000 मुकदमे दर्ज हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भजनलाल सरकार है जिसने एक तुलना करेंगे तो आपके समझ आएगा कि हमने क्राइम कंट्रोल करने का काम किया, हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये भजनलाल सरकार है जिसके अंदर 2024 में 22 के अंदर मुकदमे 2 लाख और हमारी सरकार के अंदर ये मुकदमे दर्ज होते हैं 1,59,000। ये भजनलाल सरकार है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि एक वर्षों के अंदर हमने हत्या के मामले में 10.5% की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 19.5% की कमी आई है और डकैती के मामले में 16.5% की कमी आई है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग सदन के अंदर आए हैं, लेकिन इनके मन में कहीं भी जनता के लिए दर्द नहीं है। इनके मन में ये भावना नहीं है कि जिस उद्देश्य से इनके विधानसभा क्षेत्र को जिताकर भेजा है, विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की बात करें, मुद्दे की बात करें, लेकिन इनके मन में भावना है कि राजस्थान के सदन के अंदर बैठ के जो इनका चरित्र सामने आया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका परिणाम इनको सुनाने वाली है। फिर से बहुत 21 की संख्या में वापस वही बिठाने वाली है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बगरू से आने वाले सदस्य श्री कैलाश वर्मा जी के राज्यपाल महोदय के प्रस्ताव पर समर्थन को मैं अपनी तरफ से समर्थन देता हूं और आदरणीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो काम वो कर रहे हैं कम से कम हम नहीं करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में टीकाराम जूली, डोटासरा जी, राजेंद्र जी पारीक, हरिमोहन जी जैसे विद्वान और लंबे समय से विधानसभा अंदर रह करके जनता के बूते पर आए सदस्य भी शामिल हैं। मैं उन सबको नमस्कार करता हुआ कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ हंसी मजाक हो जाए तो एक कनिष्ठ साथी की मानकर सुनकर माफ करिएगा। एक मुद्दत तमन्ना थी रफीक साहब, एक मुद्दत तमन्ना थी तुम्हें छूने की। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है? इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है? आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। देखा है आपको कुछ इतने करीब से, देखा है आपको कुछ इतने करीब से। चेहरे तमाम लगने लगे हैं मुझको अजीब से। मुझे आश्चर्य हो रहा है अध्यक्ष आश्चर्य हो रहा है कि बिल्ली कह रही है कि दूध की रक्षा मैं करूंगी। आदरणीय टीकाराम जी से शब्द मिलता हो तो माफ करेंगे। ऐसा ही डोटासरा के साथ है हमारे सेठी के गांव के अंदर
मारवाड़ में भी होगा, मेवाड़ में भी होगा। टिड्डियों का दल आता था, टिड्डियों का दल आता था, पीपे बजाते थे, लेकिन सब कुछ नष्ट करके वो चला जाता था। मुझे दुख होता है। टीकाराम जी, डोटासरा जी, ये टिड्डियों का दल, ये टिड्डियों का दल राजस्थान को छोड़ेगा या सब कुछ लूट के जाने का इरादा रखता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के अंदर ऊपर बैठकर पक्ष विपक्ष के विद्वान की बातें सुनी है। भैरव सिंह जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज परशुराम जी को याद करता हूँ और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अनेक गरीबों की आवाज उठाते हैं, उनका व्यवहार देखता हूँ तो तकलीफ होती है कि सदन की मर्यादा को किस तरह तार कर रहे हैं। राजस्थान की विधान इतिहास में इससे पहले में जाकर नेता प्रतिपक्ष कभी बैठे हो। सर्व करिए। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनीतिक जी ने पिछले मुझसे कहा कि मेरे भाई ज्यादा मत बोला करो। मैंने उनकी बात मान गया, लेकिन आज जब उनको धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठा हुआ इस तरह देख रहा हूं तो मेरी जुबान चुप हो जाती है। उनको बैठने की जरूरत है। हमारे जल समिति में सदस्य नेता और वरिष्ठ साथी के बैठते हैं। हम कितना सम्मान देते हैं, हम कितना सम्मान देते हैं। प्रतिपक्ष क्या कमा रहा है डोटासरा जी? आपको इतने मेहनत करने से जनता ने इस तरह बैठाया है और आप किस चीज में लग गए? किस चीज में लग गए डोटासरा साहब? इस कांग्रेस ने किसानों के नेतृत्व को खत्म किया। किसानों के नेतृत्व को खत्म किया। आप चाहे मेरा भाषण सुनिएगा, दो लाइनें सुन लीजिए। सिर्फ दो लाइनें सुन लीजिए। जब राम जी ने इस्तीफा दिया, जब राम जी ने इस्तीफा दिया तो कहा थान पानी झोपड़ो नित उठ कर राड आधो बगड़ तो आंखों बगड़ बुहार। एक तरफ राम जी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में सड़े इस प्रतिपक्ष के लोग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में विजन भी है, विश्वास भी है, विरासत भी है, विकास भी है और विनम्रता प्रयास भी है। बातें नहीं प्रयास करेंगे, वादे नहीं विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी जिस दिन राजस्थान के अंदर राजस्थान को रिलायबल देकर एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे तो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राजस्थान सफल नहीं होगा। राजस्थान सफल नहीं होगा। अपने बच्चे को बद्दुआ देने वाली यह कैसी कांग्रेस, अपने राजस्थान को श्राप देने वाली यह कैसी कांग्रेस। लेकिन मैंने सेठी की बात की। एक कहावत है, काग लागी बद्दुआ से ऊंट कोने पर है। काग लागी बद्दुआ से ऊंट कोने पर है। सुभाष जी होंगे जानते हैं
हजार बिजलियां गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, जो खिलने वाले हैं वो फूल खुल कर रहेंगे। विल पावर में बदलने का काम आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ। विल पावर को वर्क पावर में बदलने का काम प्रतिदिन 32 किलोमीटर सड़कों का विकास हो रहा है। हर दिन 25 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही है। रोज 3 गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन 3000 से ज्यादा नल कनेक्शन मिल रहे हैं। हर दिन औसतन 162 लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है। कांग्रेस शासन में नहीं अभी तो विपक्ष का समय भी तो हमारे पास ही है। 10 मिनट दिए 12 मिनट हो गए। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। लंबी सोचिए। अब आप तो दूसरी बात शुरू ही नहीं हुआ। 2 मिनट तो पूरा करिए। ठीक है। कांग्रेस शासन ने कृषि में राजस्थान को सबसे पिछड़ा राज्य बनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट जो जनवरी 2024 में आई, उसमें राजस्थान भूजल स्तर में सुधार, बंजर भूमि का विकास, सिंचाई जल की गुणवत्ता में सुधार, मरुस्थली के समाधान की तलाश और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता के आधार पर राजस्थान को सबसे नीचे नंबर पर पाया गया, जिसको भजनलाल जी की सरकार आगे उठाने का काम कर रही है। आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन। इस समय तो पाँव कीचड़ से सने हैं। इस समय तो पाँव कीचड़ से हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान के इतिहास में 75 साल के इतिहास में पहली बार कहा गया है बलुआ पत्थर के खनन के कारण राजस्थान में बड़े पैमाने पर व्याप्त सिलिकोसिस बीमारी के प्रबंधन में राज्य सरकार ने नया मानदंड कायम किया है। राजस्थान सरकार सिलिकोसिस के निदान को कारगर बनाने के लिए डिजिटल एक्सरे, टेली रेडियोलॉजी और एआई प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। यह पंचगौरव से पंचमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बार सदस्यों से अपील है अपनी सीटों पे चले जाएं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपका ये व्यवहार देख रही है। एक बार पुनः अपील है कि आप अपनी सीटों पे चले जाएं। श्री शंकर सिंह रावत। सभापति महोदय, आपने मुझे मामले में अभिभाषण पर बोलने के लिए उसके लिए आपका हृदय से आभार। सभापति महोदय, ये जो राजस्थान में विधानसभा का पवित्र मंदिर में जिस प्रकार का जो दृश्य राजस्थान की आम जनता देख रही है, ये प्रतिपक्ष नेता भी बैठे हुए हैं। मेरा सुझाव है कि इतिहास में पहली बार कोई प्रतिपक्ष का नेता धरने पर बैठा है और हाउस चल रहा है। आपको इससे अच्छा नहीं कहेंगे। आपको तुरंत अपनी स्टैंड पर बैठना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार ये लोग अपना कीमती समय कमा रहे हैं और हमेशा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को माननीय भजनलाल जी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करके आपको शर्म आनी चाहिए कि गिरेबान में देखना चाहिए कि आपकी सरकार पिछले कार्यकाल में क्या कर रही थी। आप राजस्थान की जनता वो टुकड़ देख रही है आपके व्यवहार से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। राजस्थान हो या देश के अंदर जो लोग बीजेपी को चुनते हैं, वो कोई एमएलए के प्रचार नहीं करते हैं।
वो देश के अंदर राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। इसीलिए आपको जलन सी है, आपको जलन सी है नरेंद्र मोदी जी से, आपको जलन सी है भजन लाल जी से। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा आप समझे राष्ट्र विरोधी है। मैं और कहना चाहता हूँ गुजरात दुनिया में ऐसा स्टेट है जिसके अंदर हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन 30 साल ऐसे हो गए कि वहां पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? कि वहां मुसलमान नहीं है। अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं इनको समझना चाहिए। और इनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार ये घुसपैठिए को बिठा करके कांग्रेस शासन के अंदर जो इस देश की हालत की है वो दुनिया देख रही है। 70 साल तक इस कांग्रेस के शासन ने जितने भी जो प्रधानमंत्री बने हैं उन सबको डरा के रखा। धारा 370 मत छूना, 3 तलाक मत छूना, राम मंदिर को मत छूना। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मोदी जी आ गए और नतीजा आपके सामने देख रहे हो। जिन्हें लगता है कि मोदी जी को हम पेट्रोल और डीजल की रेटें कम करने के लिए आए हैं, लहसुन और प्याज के लिए कम रेटें करने के लिए आए, भजन लाल जी को इस पेट्रोल और डीजल के लिए लाए, वो कान खोल के सुने। आज जब से भजन लाल जी आए हैं अपराध भी कम हुए हैं और विकास की गंगा बह रही है। आपकी आंखों को खोल के देखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार एक ही नारा लग रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से, मतलब हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से परेशान था, और आज मोदी जी आने के बाद में आपको पता लगना चाहिए पाकिस्तान खुद परेशान है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इनकी कांग्रेस की सरकार ने हमेशा किसी भी इतिहास को उठा के देखते हैं और जब भी कहते हैं, चाहे स्कूलों के अंदर अकबर महान था, बाबर महान था, मैं पूछना चाहता हूं ये अकबर और बाबर महान कहां से आ गए? मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सन 1947 से 1977 तक जो भी शिक्षा मंत्री था उनका नाम मैं गिनाना चाहता हूं। मोहम्मद आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद कबीर चांगला, फखरुद्दीन अली अहमद, नजूर हसन। अब आपको पता लग गया होगा कि अकबर और बाबर महान कैसे हुए। हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई अंतिम हिंदू बादशाह था उसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया और 17वीं बार धोखे से पकड़ा गया, तभी भी उसने हार नहीं मानी। उन जगहों पर उनको भी आपने छुपा दिया। वो महान नहीं थे, आपकी नजर में सिर्फ बाबर और अकबर महान थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, कहीं जमीन की खुदाई करो तो आपको खुदाई के अंदर राम के मंदिर के शस्त्र मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, और घोटालों की खुदाई करो तो कांग्रेस निकलती है नीचे से, और कांग्रेस की खुदाई करो तो मुगल और पठान निकलेंगे अंदर से। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी आने के बाद पता चला कि अजमेर भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, अन्यथा इसके पहले तो ख्वाजा साहब की नगरी ही कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, इनको कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुने। विकास की गंगा जो भजन लाल जी ने बहाई है, इसको आप देखें। आरोप लगाना आपके अंदर 1 मिनट में आ जाता है,
आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाना, लेकिन एक बात जरूर आप याद रखना, उनको कहना राम मंदिर के विरुद्ध में इस कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आज ये राम का नाम लेकर के राम नाम जपना पराया माल अपना, ये गीत गा रहे हैं, इसलिए इनको सोचना चाहिए। थोड़ी समिति आप भी ले लो सुमति। बिल्ली सोच हुए खाने के बाद हज करने चली है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने पिछले कार्यकाल में जो पाप किए उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और जिस प्रकार अपराध जो हुए थे इनके टाइम में उनके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। उनके अंदर अपराध के आंकड़े 2019 में 42,740 महिलाओं पर अत्याचार, और 2020 के अंदर 35,963, 2021 में 42,757 और 22 में 47,105, 23 में 46,348 दुनिया में पार। और हमारे भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में कान खोल के सुनो, दुष्कर्म और हत्या के मामले में 26.67% की कमी आई है, हत्या के मामलों में 15.25% की कमी आई है। कान खोल के सुनो, डकैती के अंदर 13.33% की कमी आई है, लूट के मामलों में 30.36% की कमी आई है, चोरी और डकैती के मामले में 34% की कमी आई है, और दुष्कर्मों के मामले में 34% की कमी आई है। और कोई न कोई अच्छे काम की सोच रखो। हमारी सरकार ने, मैं माननीय भजन लाल जी को और धन्यवाद देता हूं कि कश्मीर दा फिल्म के ऊपर इन्होंने राजस्थान में टैक्स माफ किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो पहली सरकार है राजस्थान की जिन्होंने ये टैक्स माफ किया। सेकंड में यूपी में हुआ था, सेकंड बार में यूपी में हुआ था, लेकिन राजस्थान पूरे देश में फर्स्ट नंबर आया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपकी सरकार का कारनामा बताऊं, अब सुनिए आप। कांग्रेस की सरकार के टाइम पिछले कार्यकाल में सपाक फिल्म के ऊपर टैक्स माफ किया था, और मैंने क्वेश्चन लगाया था, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, इस मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि सपाक फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज आ गई थी तो हिंदुस्तान के, राजस्थान के पैसों को आपने टैक्स में लगा दिया। इनको पता है सपाक फिल्म टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोगों को बचाने के लिए, उस देश को राजस्थान में दिखाने के लिए टैक्स माफ किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इनको शर्म आनी चाहिए। ये राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, आपके नाटक को देख रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़ी मेहनत करके आपको भेजा है यहाँ उनका भविष्य सुधारने के लिए, लेकिन आप उनका भविष्य बिगाड़ने के लिए जा रहे हो। आपको सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ा ही 2 मिनट का समय और देना आप। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, कांग्रेस के कुख्यात और इनके कार्यशैली से जो सबूत छोड़ के गए हैं राजस्थान में, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, उस समय में मेरा एक छोटी सी एक निवेदन रहेगा कि राजस्थान में जिस प्रकार ये जो गाड़ियों का जो है अपराध, उसके बाद यहाँ से लाइटों के अंदर साइबर क्राइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम ये कांग्रेस की देन है। इनके टाइम में शुरुआत हुई थी, लेकिन आपसे आग्रह है इसको ऊपर कंट्रोल करें और इनके ऊपर ध्यान देते हुए इनको ऊपर निपटाएं। आज जेलों के अंदर मोबाइल ये छोड़ के गए हैं और ये सिखा के गए हैं उन लोगों को। आपराधिक गैंगें
बढ़ी हुई है, उनके ऊपर लगाम लगानी है। फर्जी पट्टे ग्राम पंचायतों में हजारों कांग्रेस की टीम में दर्ज हुए हैं और मैं पिछले कार्यकाल में भी इस मामले को उठाया था, लेकिन ये लोग मिल करके एक भी किसी अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए और न इस गैंगों के ऊपर गैंगों से सेटिंग करके उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, पुलिस के अंदर बीट प्रभारी है और बीट प्रभारी की ड्यूटी एसपी को लेकर के और उनको कार्यशैली देनी चाहिए। जिस प्रकार कलेक्टर पटवारियों की जो एक मीटिंग लेकर के निश्चित उस पटवारी को मालूम है कि हमारे कितने अपराध हैं, आप पटवारी को मालूम है कि मेरे पटवार क्षेत्र के अंदर कितने लोगों ने जमीन पर अतराई अतिक्रमण किया है। इसी प्रकार बीट प्रभारी को पता है कि मेरे इस बीट के अंदर कितने लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अगर ये रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर वो बदमाश लोग पकड़े जाएंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में, और सुनो, आप सुनो, आप ही के ध्यान के लिए कह रहा हूं, गाड़ियों के अंदर भजनलाल ने बनाया, भजनलाल ने बनाया, गाड़ियों के ऊपर। सभापति महोदय, इस कांग्रेस के शासन के अंदर जो हमारे शासन में लाल पट्टी लगा करके हेडलाइट के ऊपर लगाते थे, वो इनके शासन में बंद कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इसको सख्ताई देते हुए गाड़ियों के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर ब्लैक लाइट होनी चाहिए ताकि वो सामने वालों को फोक्स नजर नहीं आवे और उस गाड़ियों का एक्सीडेंट से बचत हो सके। गाड़ियों के ऊपर काला कांच लगा करके अपराधी घूम रहे थे खुलेआम, आज इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बात अपराधी ऊपर कपड़ा बांध के घूम रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ियों को लेकर के घूम रहे हैं, इस पर अंकुश होना चाहिए। आज मैं ब्यावर, ऐसा नहीं है पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस काम भी करती है। मैं ब्यावर में लगे हुए पुलिस कर्मियों को और एसपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमारे एक सुरेश वैष्णव की शादी के अंदर कड़िया गैंग के लोग आकर के और लाखों रुपए का सामान वो पार लेके चला गया, लेकिन धन्यवाद देता हूं उस एसपी को, पुलिस भेज करके, और एमपी के अंदर कड़िया गांव से उस माल को वापस निकाल करके सुपुर्द करके किया। ऐसे अपराध, ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और वो कड़िया गैंग के लोग जो सामने बैठे हुए उनके परिवार के लोग थे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं, और वैसे कांग्रेस और काल और कांग्रेस और कंस क्या बात कर रहे हैं। इसलिए आप इस राशि से बचें और राशि से बचें, ये जहां भी होगी आपको तकलीफ देगी। माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए पुनः मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे वक्त दिया। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, यह सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और यहाँ आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय रामनिवास जी मिर्धा, नाथूराम जी मिर्धा, परसराम जी मदेरना, गुलाब चंद जी कटारिया, वसुंधरा राजे जी, कैलाश जी मेघवाल, ऐसे अनगिनत नेता हैं जिन्होंने राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास रचा है। और मैं मानती हूँ कि एक बार पुनः पूरे विश्वास के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमारा राजस्थान एक बार फिर स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है। मैं सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में हमारा राजस्थान प्रदेश पूरे देश में अग्रणी था, कई क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर था। और अगर विगत 5 सालों की बात करूं
तो मैं मानती हूँ कि सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में प्रदेश का क्या हाल था। लेकिन मैं आज 8 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आज हमारा राजस्थान फिर से सौर ऊर्जा क्षमता विकास में प्रथम स्थान पर है, अक्षय ऊर्जा में द्वितीय स्थान पर है, इंटीग्रेटेड पोर्टल राज किसान साथी डिजिटल कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है और ई नाम योजना में प्रथम स्थान पर है और प्रधान खनिजों के ब्लॉक ऑक्शन में देश में प्रथम स्थान पर है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। जब राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो मैंने पक्ष और विपक्ष सभी माननीय सदस्यों के विचार सुने। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रथम साल में ही एक चुनौती को स्वीकार करते हुए एक संकल्प के साथ इतने बड़ा सफल आयोजन किया और मैं मानती हूँ कि ये देश में पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में इसका आयोजन किया। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि ना नीति है, ना नीयत है, ना विजन है। भाई नीति, नियत और विजन समझने के लिए विजन खुद में भी होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो विजन है वो है कि विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान हो और उनकी नीयत है कि राजस्थान में जो विकास और प्रगति की अपार संभावनाएं हैं उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और जो हमारे 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं उनको विकास का वरदान मिले। ये है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी नीति, उनका विजन। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बाड़मेर ज़िले की बात करूँ, मैं बाड़मेर से आती हूँ, बाड़मेर ज़िले की बात करूँ तो वहाँ 22,000 करोड़ के 121 MOU किए गए हैं और मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इससे अब बाड़मेर को विकास की नई कहानी निकलने का अवसर मिलेगा। एक और आरोप मैंने सुना, हमारे कई माननीय सदस्यों ने आरोप प्रत्यारोप के समय ये कहा कि योजनाओं के नाम मात्र बदलने के काम किए गए, परंतु सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समस्त राजस्थान की जनता को ये बताना चाहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल में कई नई योजनाओं का योजनाओं की शुरुआत की है जिससे प्रदेश के हर वर्ग को, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, गरीब हो, पीड़ित हो, उसको विकास के नए अवसर मिले हैं। और ये तो तभी पता चलेगा जब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को गौर से पढ़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता ने पूरे विश्वास के साथ और हमें यहाँ ईमानदारी से काम करने के लिए भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अभिभाषण में जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पढ़कर जनता तक पहुँचाए ताकि जनता को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, राज किसान साथी ई नाम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री आई स्टार्ट योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और ऐसी अनगिनत स्कीम है। लेकिन अगर हम जनता को लाभ देने के लिए राजस्थान के विकास की नीयत से अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इन योजनाओं की जानकारी हमको होगी। मैं सभापति महोदय मरुस्थलीय क्षेत्र से आती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने JJM स्कीम के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पानी पहुँचे इसके लिए प्रयास किए। लेकिन पिछली सरकार ने जो कार्य किया, आज गांवों की ये हालत है कि किसान पानी के लिए दर-दर भटक रहा है। मैं एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगी कि JJM स्कीम जिसका कार्यकाल 2023 तक था उसको विस्तार करके 2024 किया, लेकिन अभी भी चूंकि कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने प्रयास किया और इस योजना को 2028 तक बढ़वाया। इसके लिए उनको धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि बाड़मेर के जो वंचित गांव हैं, राजस्थान के जो वंचित गांव हैं, वहाँ पानी पहुँचेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को कि अमृत 2 योजना के तहत उन्होंने बाड़मेर शहर को 46.33 करोड़ रुपए दिए और इससे शहर और आसपास की आबादी को पीने का पानी मिलेगा। नगर परिषद सीमा का विस्तार का जो निर्णय किया गया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनका मानना है और वो हम सभी को ये प्रेरणा देते हैं कि जिंदा रहकर जिंदा रहना है
या मर के भी जिंदा रहना है, तो मुझे पता है कि नगर परिषद बाड़मेर सीमा का विस्तार जो पिछले 52 वर्षों से नहीं हुआ है, वहाँ जो आबादी आसपास बसी है उनको नगर परिषद ने पट्टे दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर नगर परिषद का विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और मंत्री जी खर्रा जी ज़रूर करेंगे और बाड़मेर की जनता को उसका हक मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हमारे राजस्थान में लू तापघात के बहुत सारे किस्से होते हैं। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लू तापघात को राज्य विशेष को प्राधिकृत आपदा घोषित किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी हमारे बाड़मेर बालोतरा के लिए नहीं, पूरे राजस्थान और हमारे देश के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मुख्यमंत्री जी ने जब बाड़मेर रिफाइनरी का विजिट किया तो उसके बाद कार्य में गति आई है, 85% काम पूरा हो गया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि जो तेल निकलता है वो बाड़मेर ज़िले से निकलता है, रिफाइनरी है वो बालोतरा ज़िले में है, तो वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके, रोज़गार मिल सके, इसके लिए जो पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना बाड़मेर ज़िले में की जाए और एक ऐसी टीम बनाई जाए कि वहाँ चाहे स्किल्ड लेबर चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए और या टेक्निकल जो बच्चे हैं वो चाहिए, तो उसमें बाड़मेर और बालोतरा ज़िले के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अभी वहाँ युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो मैं मानती हूँ कि अगर प्रशासनिक स्तर पर अगर सरकार मॉनिटरिंग करेगी तो निश्चित रूप से बाड़मेर के युवाओं को उनका हक मिलेगा। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, आदरणीय हमारे बैतूल से आने वाले विधायक हरीश जी चौधरी ने भी शिक्षा की बात की कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 21वीं सदी की शिक्षा के बारे में बात की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आए और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री PM श्री योजना की शुरुआत की। और मैं जो मरुस्थलीय इलाके से आती हूँ जहाँ बच्चे दूर दूर ढाणियों में रहते हैं, आज वो अच्छी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में 3 PM श्री योजना के अंतर्गत स्कूल